हेलो बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, ब्राइट एग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका वेलकम करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल्स आ रहे थे और मैसेजेस आ रहे थे कि सर कुछ इम्पोर्टेंट बता दीजिए सर, जेईटी के एग्ज़ाम में क्या इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। तो पहले हम उनको डिस्कस करेंगे कि जेईटी के एग्ज़ाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस ब्राइट एग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर अगेन मैं आपका स्वागत करता हूं और हम आज बात करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बेटा हम केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर की बात करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पढ़ के जाना है अष्टक नियम। अष्टक नियम आपको पढ़ना है, जिसको हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं, और इसके अपवाद भी पढ़ के जाने हैं आपको। अष्टक नियम के अपवाद आपको पढ़ के जाने हैं और अष्टक नियम पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है जेईटी के एग्जाम्स के लिए। दूसरा टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है VSEPR थ्योरी। थ्योरी पढ़नी है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। यहां से भी बहुत क्वेश्चन आएंगे। जो दो टेबल्स आपको बनानी है शेप वाली, वो यहां से क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। दोनों टेबल को याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा शेप से संबंधित। तीसरे नंबर पर आपको पढ़ के जाना है संकरण कैसे निकालते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर और आयन के अंदर संकरण कैसे निकालते हैं, ये आपको पढ़ना है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथी चीज आपको यहां पर पढ़नी है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी पढ़नी है। एमओटी का कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको नहीं बनाना है, सिर्फ एमओटी में एक सिंपल क्वेश्चंस आने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आपको आएंगे? बॉन्ड ऑर्डर आपको पढ़ना है, बंध क्रम, बॉन्ड लेंथ पढ़नी है, एंड बॉन्ड एनर्जी पढ़नी है, बंद ऊर्जा। ये सिर्फ पढ़ना है आपको कि किस तरह से बंद क्रम निकालते हैं, किस तरह से। इसके अलावा आपको एक और चीज एमओटी में पढ़नी है, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक नेचर, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय प्रकृति के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय प्रकृति। प्रतिचुंबकीय व अनुचुंबकीय प्रकृति, प्रकृति, या पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग में से ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अष्टक नियम पढ़ना है, VSEPR थ्योरी पढ़नी है, संकरण पढ़ना है, एमओटी पढ़ना है, ठीक है। ये और एमओटी में आपको बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय प्रकृति के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद एक और चीज आप यहाँ पर पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण से भी क्वेश्चन आने वाला है, आप पढ़ के जाएंगे। ये आपको 5 टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग में से पढ़ना है, आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे, आराम से मिलेंगे बच्चों। तो ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, वो आप क्वेश्चन को 100% मान लीजिए, सिर्फ आपको ऑक्सीकरण अंक निकालना आना चाहिए। ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन आएगा यहां पर 100%, आप ध्यान रखेंगे बस। और दूसरा आपको इसमें पढ़ना है ऑक्सीकारक एंड अपचायक, कि कौन ऑक्सीकारक होता है, कौन अपचायक होता है। दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है।
आज मैं सिर्फ आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूं जो बच्चों की इंक्वायरीज थी। बच्चे पूछते थे कि सर कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप हमें बता दीजिए। तो वो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन सबको हम पढ़ेंगे। वैसे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप जुड़ जाएंगे तो मैं आपको इस पर पूरा का पूरा जेईटी का सिलेबस 1 महीने के अंदर पढ़ाने वाला हूं मेरी टीम के साथ। तो आप जुड़ते रहिएगा, ये सारे टॉपिक्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट, ये रेडॉक्स अभिक्रिया में आपको ये पढ़ना है, बस इतना सा आप काम करके चले जाना, आपका काम हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आती है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, यानी कि आवर्त सारणी वाला जो चैप्टर है उसकी बात कर रहा हूं मैं। आवर्त सारणी वाले चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ के जाएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो बताने वाला हूं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा और किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, पहली चीज, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपको सबसे पहले पढ़ना है डोबेराइनर का त्रिक नियम। डोबेराइनर के सिर्फ त्रिक याद रखने हैं आपको, त्रिक। आपसे एग्जाम में पूछेगा कौन सा डोबेराइनर का त्रिक है, कौन सा नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा, कोई ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं रहेगा। दूसरे नंबर पर पीरियोडिक टेबल में से आपको पढ़ना है आधुनिक आवर्त नियम, किसने दिया किसने नहीं दिया। आवर्त नियम आपको पढ़ना है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है ये आपको पढ़ना है बस। और किसने दिया, ठीक है, हेनरी मोजले ने दिया, ये आपको याद रखना है बस। साइंटिस्ट का नाम याद रखोगे। और आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो ये आप आराम से याद रख लेंगे। तीसरे नंबर पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप पढ़ेंगे वो है परमाणुवीय त्रिज्या। अब परमाणुवीय त्रिज्या में आपने सारा पढ़ा होगा कि परमाणुवीय त्रिज्या क्या क्या होती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ये सारा नहीं पढ़ना है आपको। सिर्फ परमाणुवीय त्रिज्या में क्या पढ़ना है, परमाणुवीय त्रिज्या में आपको अपवाद पढ़ के जाना है। और दूसरा आपको पढ़ के जाना है धनायन व ऋणायन की त्रिज्या। धनायन, ऋणायन व उदासीन, उदासीन परमाणु की त्रिज्या। ये आपको पढ़नी है। ठीक, इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पर इसी में टॉपिक आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा में भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है कि बहुत ज्यादा आयनन ऊर्जा के प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने वाले ये पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। आयनन ऊर्जा में से भी आप पढ़ के जाना सिर्फ अपवाद। वो भी क्या, बेरिलियम एंड बोरॉन। बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा होगी और दूसरा नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से प्रथम आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी। ये आपको पढ़ना है सब आयनन ऊर्जा में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बच्चों। पांचवें नंबर पर आती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसमें भी आपको अपवाद पढ़ने हैं। अपवाद, ठीक है, कौन कौन से अपवाद पढ़ने हैं आपको। आपको पढ़ना है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, और इससे पहले आएगा नाइट्रोजन। ये वाला अपवाद पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, जनरली हम क्या होता है, यहां से ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से कम होगी। ठीक है, ऐसा का इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ये सारी रीजंस वगैरह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं कि कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं जो बच्चों की इंक्वायरीज थी उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और एंड आवर सारणी में छठे नंबर पर आती है आपकी
वैद्युत ऋणता, वैद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ अपवाद पढ़ने हैं, ठीक। और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, तो आप याद रखेंगे फोन कॉल। कौन सा कॉल याद रखेंगे, फोन कॉल। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन को याद रखेंगे, फोन कॉल, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां से आ चुका है। वैद्युत ऋणता की कोई इकाई नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप इतना याद रखेंगे। और एक सातवीं चीज पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में आपको याद रखनी है, विकर्ण संबंध। सिर्फ आपको यह याद रखना है कि विकर्ण संबंध किस किस के बीच में पाया जाएगा। विकर्ण संबंध, बस इतना याद रखना है कि किस किस के बीच में कौन कौन सा विकर्ण संबंध पाया जाएगा। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ली ना बेटा मांगे, ठीक है। तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन सिलिकॉन के साथ। तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि कौन किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर, जो कि थर्ड चैप्टर था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसहसंयोजी यौगिक। यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। वैसे कि उपसहसंयोजी यौगिक जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है जेईटी में, फिर भी जेईटी के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन क्या आता है वो अभी बताने वाला हूं। इस वाले की अगर मैं बात करूं आपको, तो यहां पर से सिर्फ और सिर्फ एक जो क्वेश्चन आता है वो आता है, एक तो उपसहसंयोजन संख्या निकालना, और दूसरा क्वेश्चन आता है ऑक्सीकरण अंक निकालना। यह आपके उपसहसंयोजी यौगिक से क्वेश्चन आता है, अंक निकालना, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। दूसरी चीज, अब डी ब्लॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है कौन से संक्रमण तत्व नहीं है। डी ब्लॉक की सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। प्रॉपर्टीज में आपको याद रखना है उनके रीजन, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। अच्छा, एक और चीज है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से हर साल क्वेश्चन आता है, वो आप याद रखना, 3D श्रेणी वो 4D श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 3D और 4D श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा डी ब्लॉक में। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आएगा ऑक्सीकरण अवस्था से, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं ये। तो ये ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। और ऑक्सीकरण अवस्था में आप जानते हैं डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ठीक है। क्यों दर्शाते हैं, ये भी रीजन मैंने पहले ही बताया कि मैं सारे रीजन अभी नहीं बता पाऊंगा, फिर भी आप याद रखना, N-1D और NS कक्षकों के बीच ऊर्जा अंतर क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इस वजह से ये क्या दर्शाते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पर आपको याद रखना, अच्छा, ऑक्सीकरण अवस्था में एक और क्वेश्चन यहां से आ जाता है कि कौन 3D श्रेणी का कौन सा ऐसा तत्व है जो सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, तो आंसर इज मैग्नीज। ये क्वेश्चन कई बार आया है जो आपको याद रखना है, ठीक है। जिंक जो होता है वो केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरी चीज याद रखनी है, रंगीन प्रवृत्ति।
तो आप जानते हैं रंगीन प्रवृत्ति, कलरफुल, रंगीन एंड रंगहीन, कलरफुल एंड कलरनेस नेचर के बारे में भी आपको याद रखना है भाई। ठीक है, चलिए इसके बाद चौथी चीज यहां पर इस चैप्टर में आपको जो याद रखनी है बेटा, वो याद रखना है अनुचुंबकीय एवं प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति। अगर संक्रमण धातु आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। दूसरा रंग, रंग मैंने बता ही दिया आपको रंगीन प्रवृत्ति के बारे में। चलिए आगे देखते हैं, और यहां तक आपको पता हो गया। डी ब्लॉक पे अच्छा एक और चीज है, यहां पर ये अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पढ़ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है चुंबकीय आघूर्ण, अंग्रेजी में बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण आपसे पूछा जाएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं, √n+2 और bm आएगा पीछे, यूनिट क्या होगी, bm, बोहर मैग्नेटॉन। इधर लिख रहा हूं मैं यहां पे, n+2 और इसका यूनिट होता है bm, बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा डी ब्लॉक का हो गया और कोऑर्डिनेशन का हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने पूछे थे वो बता रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं और देखिए अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। एस ब्लॉक में आपको क्या पढ़ना है, देखो एस ब्लॉक में बहुत बड़ा एस ब्लॉक दे रखा है, इतना लंबा चौड़ा एस ब्लॉक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एस ब्लॉक में सिर्फ क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे आप फ्लेम टेस्ट जिसको हम कहते हैं ज्वाला परीक्षण, दूसरा इस ब्लॉक में आप पढ़ेंगे जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है अमोनिया के साथ अभिक्रिया, क्षार धातुओं की और क्षारीय मृदा धातुओं की, दोनों की अमोनिया के साथ अभिक्रिया और दोनों के ज्वाला परीक्षण, साथ अभिक्रिया। तीसरा आप पढ़ेंगे लिथियम का असामान्य व्यवहार, चौथा आप इसमें पढ़ेंगे इस ब्लॉक में सोडियम के महत्वपूर्ण यौगिक, यानी कि इन सबके बारे में पढ़ना है। सोडियम के महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में पढ़ना है, NaOH है, NaCl है, NHCO3 है, और इनके सूत्र भी याद रखना है भाई। सूत्र से बहुत क्वेश्चन आता है, जैसे चिली सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर। ठीक है, इंडियन सॉल्ट पीटर क्या होता है हमारा, KNO3, ये इंडियन सॉल्ट पीटर है। ठीक है, आप याद रखेंगे, ये पढ़ेंगे। और 5वें नंबर पर आप पढ़ेंगे कैल्शियम के महत्वपूर्ण यौगिक, कैल्शियम के महत्वपूर्ण यौगिक, ये भी आप पढ़ेंगे साहब। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको, पूरा बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आपके लिए केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी बच्चों। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट 6 नंबर पर आप पढ़ेंगे, दो मेथड और पढ़ने हैं आपको। ठीक है, वो कौन कौन से मेथड पढ़ने हैं आपको, देखिए एक तो सॉल्वे विधि पढ़नी है, सॉल्वे विधि पढ़ के जाना भाई, पूरा का पूरा सॉल्वे विधि। और 7वें नंबर पर पढ़ना है कास्टनर केल्नर सेल विधि, सेल विधि। सेल विधि ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको पढ़ना है, सॉल्वे विधि पढ़नी है, कास्टनर केल्नर सेल विधि पढ़नी है, ये सारा आपको देखना है। ठीक है, तो ये एस ब्लॉक हो गया। ठीक है,
आगे देखिए, अगला टॉपिक हमारा है वो है कोलाइड। कोलाइड, ठीक है बच्चों। तो कोलाइड में क्या पढ़ना है आपको, देखिए कोलाइड में आपको पढ़ना है कोलाइड का वर्गीकरण, परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम वाली टेबल है एक। कोलाइड का वर्गीकरण, ठीक है। कोलाइड के वर्गीकरण में कोलाइड का प्रकार पढ़ना है, और दूसरा आपको पढ़ना है कि परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम, एग्जाम्पल दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी परिक्षिप्त प्रावस्था बताओ, परिक्षेपण माध्यम बताओ। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको याद रखना है, पूरी टेबल याद रखनी है वर्गीकरण की। दूसरे नंबर पर बेटा आपको याद रखना है, वो पढ़ना है आपको पायस के बारे में भी पढ़ना है, पायस। तीसरा यहां पर कोलाइड का वर्गीकरण पढ़ रहे हो ना आप, तो कोलाइड के कणों का आकार और पढ़ लेना। कोलाइड वास्तविक कण और निलंबन का आकार, के कणों का आकार, ये सारा भी आपको पढ़ना है। निलंबन सिर्फ आकार, साइज याद रखने की, कोलाइड के कणों की साइज कितनी होती है, वास्तविक कणों की साइज कितनी होती है, निलंबन के कणों की साइज कितनी होती है, ठीक है। पायस पढ़ना है, दो गुण कोलाइड के पढ़ने हैं, एक तो ब्राउनियन गति पढ़नी है आपको और एक टिंडल इफेक्ट पढ़ना है। और टिंडल इफेक्ट पढ़ना है, टिंडल प्रभाव, ये भी आपको पढ़ना है। चौथे नंबर पर यहां पर पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट, हार्डी शुल्जे का नियम, सिर्फ नियम पढ़ना है आपको। और आपको देखना है स्कंदन क्षमता, कौन आसानी से स्कंदित कर सकता है, ठीक है। धनायन और ऋणायन कोलाइड्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है। तो उसके लिए हार्डी शुल्जे का नियम दिया था स्कंदन के लिए कि किसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए, तो ये कोलाइड के बारे में बात हो गई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लास्ट टॉपिक और है बेटा, जिसका नाम है धातु क्रम। धातु क्रम वाला चैप्टर पढ़ना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आता है। धातु क्रम में आपको पढ़ना है अयस्क के सूत्र पढ़ने हैं, अलग अलग तरह के अयस्क के सूत्र, सूत्र की जो टेबल मैंने लिखाई थी वो आपको याद रखनी है। दूसरे नंबर पर आपको यहां पर धातु क्रम में याद रखना है झाग पलवन विधि, बस पलवन विधि। धातु के निष्कर्षण में आपको याद रखना है निस्तापन और भर्जन, ये पढ़ना है। ठीक है। चौथा आपको यहां पे पढ़ना है प्रगलन, स्मेल्टिंग, किसका प्रगलन किया जाता है, नहीं किया जाता। ठीक है। उसके अलावा पांचवी चीज, धातु के शुद्धिकरण पढ़ना है, धातु का शुद्धिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु के शुद्धिकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो जॉन रिफाइनिंग पढ़नी है, जिसको हम मंडल परिष्करण बोलते हैं। मंडल परिष्करण। और इधर पढ़ना है आपको वाष्प प्रावस्था परिष्करण, परिष्करण, जिसको हम वेपर फेज रिफाइनिंग बोलते हैं भाई। रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, ये वाला चैप्टर में, ये चैप्टर में आपको सिर्फ यही पढ़ना है। वेपर फेज रिफाइनिंग में आपको दो मेथड पढ़ने हैं, ठीक है। मूड प्रक्रम पढ़ना है, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे साहब, ये आपका धातु क्रम हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के दो टॉपिक्स और, मॉल अवधारणा। मॉल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है,
सिर्फ मॉल निकालना आना चाहिए, एक तो मॉल। दूसरा आपको सार्थक अंक पढ़ना है, इसमें अंक कैसे निकालना है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, मॉल निकालना आना चाहिए, सार्थक अंक निकालना आना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज जिसमें इस बार पढ़ लेना तुम, स्टाइकोमेट्री नहीं पढ़ने की जरूरत, सिर्फ सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं, ये भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये आप यहां से निकालना सीख जाएंगे, ये आपका काम हो जाएगा मॉल अवधारणा में। एक और टॉपिक है हमारे पास, अम्ल व क्षार, एसिड बेस, अम्ल व क्षार वाला चैप्टर। अम्ल और क्षार में क्या इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों अम्ल और क्षार में आपको इंपॉर्टेंट अगर देखना है तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है अम्ल और क्षार में, मैं बताता हूं। आप एक तो लुईस की अम्ल क्षार अवधारणा पढ़ लेना, अवधारणा, कौन सा लुईस अम्ल है, कौन सा लुईस क्षार है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पर बच्चों आता है लुईस अम्ल क्षार अवधारणा के बाद सेकंड नंबर पर आपका जो इसमें याद रखना है वो है संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार, व संयुग्मी क्षार, क्षार ये भी आपको पढ़ना है, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। और तीसरी चीज इस चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ पीएच, पीएच और बफर विलियन की पीएच कैसे निकालते हैं वो न्यूमेरिकल करना है, एक विलियन की पीएच, इस तरह का क्वेश्चन, ये आप चार टॉपिक, तीन टॉपिक यहां से पढ़ के जाएंगे, आपका अम्ल और क्षार वाला क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहां से आने वाला है वो आपका संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार पूछता है ज्यादातर, कि कौन किसका संयुग्मी अम्ल है, कौन किसका संयुग्मी क्षार है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज की क्लास में मैंने आपको बताए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं आपके जेईटी एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे अगर आप इनको तैयारी करेंगे तो। अच्छा, जेट के एग्जाम में स्मार्ट तरीके से की गई तैयारी आपको क्या दिलाएगी, सफलता दिलाएगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ स्मार्ट तरीके से स्टडी करेंगे, और स्मार्ट तरीके से स्टडी करने के लिए मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए कि आप ये टॉपिक पढ़ के जाइए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप में से कोई भी बच्चा हमारे ब्राइट एग्रो क्लासेस से जुड़ना चाहता है तो उदयपुर में हमसे संपर्क कर सकता है। दूसरा हमारा यह है कि हम यहाँ पर एक सुपर 50 बैच लॉन्च कर रहे हैं, सुपर 50 जिसमें 50 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे बच्चों, और 50 बच्चों का सिर्फ एक बैच होगा, जो एक गारंटेड बैच होगा, जो आपको क्या करेगा, आपकी सफलता तक पहुँचाएगा, आपकी सफलता को नई ऊंचाइयाँ प्रदान करेगा, आपके करियर को नई ऊंचाइयाँ प्रदान करेगा। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आप हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।